हेलो दोस्तों, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग, आखिर ये है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हम ये कहेंगे इसकी डेफिनेशन देखते पहले। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना। जैसे कि कोई हमारे पास जो रिसोर्सेस हम यूज करते हैं इंटरनेट से, लाइक जैसे हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो हम वीडियो देख रहे हैं वो हमारे मोबाइल पे तो सेव है नहीं, वो किसी इंस्टाग्राम के सर्वर पर सेव है, ठीक है। हम वहां से वाया इंटरनेट एक्सेस करके देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो वो क्लाउड बोलते हैं। जो क्लाउड हम यूज करते हैं क्योंकि जैसे क्लाउड होते हैं, वो बादल जो होते हैं पानी इकट्ठा करते, पानी इकट्ठा किए रहते, जहाँ जरूरत होती है वहां पर उस पानी को बारिश कर देते हैं। इस तरह ये सर्वर को हमने क्लाउड नाम दिया है, ठीक है। क्लाउड उन सर्वर्स को दर्शाता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं तथा उन पर चलने वाले सॉफ्टवेयर या डेटाबेस को भी शामिल करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं सर्वर का, हमें मतलब भी नहीं कहाँ पर, हमें किससे मतलब है? जो हमें डेटा देखना है उससे। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। हम बस वाया इंटरनेट किसी भी दुनिया में किसी कोने से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड सर्वर्स को दर्शाता है, पहले बताया मैंने, क्लाउड जो सर्वर्स होते हैं वहां पे वो सॉफ्टवेयर, वो डेटा जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इकट्ठा कर दी जाती है। यहाँ पर आप इंटरनेट का यूज करके वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में आप समझते हैं, वाया इंटरनेट सर्वर पर जो जो भी इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेसेस है, उनका यूज करना, उनको सही से यूटिलाइज कर पाना वाया ऑथोराइज। सिर्फ ऑथोराइज यूजर को ही मिलते हैं, ये नहीं कि कोई भी। आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ये तो नहीं कि आप किसी भी आईडी कर लो। आप जो ऑथोराइज होंगे, आपकी जो आईडी होगी, आपका जो पासवर्ड होगा, जब आप डालेंगे तभी यूज कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ इंटरनेट नहीं, आपके पास उसका एक्सेस भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, इंटरनेट है, तो क्या करेंगे, कहाँ से कर पाएंगे? तो एक्सेस भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड, इसमें आपको दिखाया गया है कि यूजर है कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप में किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ट्रेवल द इंटरनेट, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो पूरे इंटरनेट में ट्रेवल करेगी जहां उसको जाना होगा, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर प्रोसेस रिक्वेस्ट, जो क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो उनका प्रोसेस करेंगे। रिजल्ट डिलीवर टू यूजर, आपके पास जो रिजल्ट डिलीवर किया वो आप तक पहुंच गया। जो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे गया, आपने रील स्क्रॉल की, यानी कि आपने न्यू रील की डिमांड की है, वो आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट में जाएगी, फिर वो क्लाउड क्लाउड पे जाएगी, क्लाउड प्रोसेस करेगा, आपके पास न्यू रील भेजता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके मोबाइल में ये टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इनको हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये सब हम यूज करते हैं वाया इंटरनेट, जो सर्वर पर कनेक्ट होती है। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में डिटेल में। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी विशेषताएं आती है एग्जाम में, हम इनको भी लिखना पड़ता है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यूजर बिना किसी सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किए सीधे कंप्यूटिंग रिसोर्स, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर का उपयोग कर सकता है। लॉग इन करके तुरंत शुरू किया जा सकता है, ठीक है। यार आप गूगल ड्राइव, गूगल का प्रोडक्ट है, यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, आपको इनको यूज करना है। तो क्या भाई, आप जो होंगे सर्विस प्रोवाइडर, सुंदर पिचाई को कॉल करेंगे, भाई ये मुझे यूट्यूब यूज करना नहीं। आपके पास एक्सेस होगा, आप लॉग इन करेंगे, आप सिंपल यूज कर सकते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब आप चाहें खुद से ही कर सकते हैं, किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत, ठीक है। बस आपके पास एक्सेस होना चाहिए उस चीज का। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड सर्विस को कहीं से भी और किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ये रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन के लिए उपलब्ध है भाई। इसमें ये नहीं कि आपको एक ही जगह होंगे तभी एक्सेस होगा, आप कहीं से भी उन सर्विस का यूज कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, एक इंटरनेट और आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी, रिसोर्स को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यूजर केवल इतना ही भुगतान करता है जितना उपयोग करता है, क्योंकि आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से स्टोरेज खरीदा, ठीक है। मुझे डाटा रखना है, मुझे इतना स्टोरेज चाहिए, तो उस वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो 500 GB, 700 GB, 800 GB डाटा जो सर्विस है, इतने जीबी की सर्विस देता है, लेकिन आपको चाहिए कितना? 50 GB। अगर आपको 50 GB ही यूज करना है तो आप 500 का थोड़ी देंगे। 500 GB जो सर्विस प्रोवाइड कर नहीं, आप सिर्फ 5 उससे बात करेंगे,
वो इसी तरह चाहिए तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 500 GB जो यूज कर रहे हैं आप उसको देना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग, संसाधनों का समूह उपयोग। क्लाउड प्रोवाइडर कई रिसोर्स एक साथ पूल करता है, इससे रिसोर्स या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर तो कई यूजर्स की, मतलब ये नहीं कि आप ही कर रहे हैं, अगर सर्वर भी आप ही एक बंदा डिमांड कर रहा है, जरूरी नहीं भाई कि आप ही को मिले। अगर उसकी जो सर्वर की कैपेबिलिटी अच्छी है, जितने हजारों लोग इंस्टाग्राम में सभी लोग, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबको बराबर बराबर रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक। ये इसका मतलब यही हुआ, तो जो सर्वर होगा वो रिसोर्स सभी को देता है जिसके पास भी एक्सेस होता है। मीजट सर्विस, क्लाउड यूजर्स को मॉनिटर और मीजर किया जा सकता है। बिलिंग एक्चुअल यूजर्स के आधार पर होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मिलती है। जो हमारी क्लाउड यूजर्स है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, हमारे टोटल हर एक फुटप्रिंट आते जाते हैं, ठीक है। और बिलिंग एक्चुअल यूजर्स के आधार पर होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मिलती है। हमारी जो बिलिंग होगी, जो हमको पेमेंट करना होगा, यूजर्स के आधार पर। ये नहीं भाई हमारी सर्विस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ा पेमेंट नहीं हम कर पाएंगे, हमें जितना यूज करना है हम सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। मल्टी टेनेंसी, एक ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कई यूजर्स उपयोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक को वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जितने भी यूजर उसको यूज कर रहे होंगे, सबका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमारा प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो सबके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी कर देते हैं, ठीक है। सभी लोग ना अलग अलग यूज करते हैं, किसी का आपस में कोलाइड ना हो, अच्छे से काम चलता रहे। वर्चुअलाइजेशन, एक फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीन बनाई जा सकती है, इससे एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिजिकल सर्वर है तो जब उसमें ये नहीं सिर्फ एक ही मशीन चलेगी, बहुत सारी वर्चुअल मशीन बनाई जा सकती है, इससे एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और यूजेस भी बढ़ता है, बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। ये भी एक पूरा चैप्टर होगा हमारा वर्चुअलाइजेशन। रेसिडेंसी एंड अवेलेबिलिटी, क्लाउड सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे हमेशा उपलब्ध रहें, फेलियर की स्थिति में भी सर्विस जारी रहती है। क्या कोई फेलियर नहीं रहता है, फिर भी हमारी सर्विस जारी रहनी चाहिए। अगर फेलियर में सर्विस बंद हो गई तो बहुत सारा लॉस हो जाता है। फेलियर हम जो प्रोवाइडर होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर डेटा और एप्लीकेशन की सुरक्षा के लिए एडवांस सिक्योरिटी फीचर का उपयोग करते हैं, फिर भी यूजर को अपनी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हाँ, क्लाउड प्रोवाइडर हो सकते हैं कि हमें बहुत ही सिक्योरिटी देते हैं जितनी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो यूजर का काम होता है कि अपने जो एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छोटी सी ध्यान रखने वाली, उसको वो ध्यान देनी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी वैसे तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी लीकेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की लीकेज होते हैं। पे पर यूज प्राइसिंग, उपयोग के अनुसार भुगतान, यूजर केवल उतने रिसोर्सेज के लिए भुगतान करता है जितना वह उपयोग करता है, इससे हार्डवेयर पर बड़े इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये पहले बताया, यूजर्स को नहीं पैसा देगा कितना यूज करेगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा। फैसिलिटी, क्लाउड एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में कार्य करता है, जिससे रिसोर्स शेयर होते हैं और प्रोसेसिंग तेज होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब किस एनवायरनमेंट में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज शेयर होते हैं, प्रोसेसिंग तेज भी होती है इससे। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, क्लाउड सर्विस को किसी भी स्थान और किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ तक कि वे ब्राउजर के माध्यम से भी करते हैं, और इनके जो पर्सनल ऐप होते हैं ना उनसे भी करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, सर्वर की अवेलेबिलिटी अधिक होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की संभावना कम होती है। मतलब जो प्रोवाइडर्स होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ये पूरा ख्याल रखते हैं फेलियर की चांस बहुत कम रहे, क्योंकि फेलियर के चांस ज्यादा होंगे तो कौन ही इस पर ट्रस्ट करेगा, कौन ही खरीदेगा, तो सब लोग इस पर डिपेंड करते हैं कि फेलियर कभी ना हो हमारे। मेंटेनेंस, क्लाउड में मेंटेनेंस आसान होता है, क्योंकि यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। जो आपका मेंटेनेंस होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, इसका पूरा मेंटेनेंस जो होता है हमारा प्रोवाइडर ही करेगा, वही देखता है। बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सेपेक्स और ओपेक्स लागत में कमी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम होते हैं, सर्विस क्वालिटी में सुधार, क्लाउड इंटरनेट का एक एडवांस एक्सटेंशन, इंटरनेट एडवांस एक्सटेंशन है जिसमें डिसिप्लिन और सिक्योरिटी शामिल है। रैपिड प्रोवाइजनिंग और एजिलिटी से सर्विस जल्दी उपलब्ध होती है, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंट सेल्फ डिलीवरी सुनिश्चित होती है, ठीक है। इसके बेनिफिट है, आगे भी बेनिफिट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग, नए एप्लीकेशन और सर्विस का डेवलपमेंट एंड
डेटा स्टोरेज, बैकअप और रिकवरी, वेबसाइट और ब्लॉग की होस्टिंग, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड डिलीवरी जो हमारे साथ है, ऑन डिमांड डिलीवरी होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग, वर्क स्पेस शेयरिंग। ये भाई जो कोडर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए वर्क स्पेस शेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें बहुत सारे जो जिस वर्क स्पेस में एक लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सबको उसमें अपनी टीम बनाएगा, सब लोग अपनी अपनी जगह से बैठे बैठे उसी सेम प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये तो जानते हैं आप, जो ये होती है, जो इमेज स्टोर होती है ना आपकी, फेसबुक फेसबुक नहीं सॉरी, अमेजोन फ्लिपकार्ट में, वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आ गया। यूज वो जो इमेज रहती है आपके सिस्टम में नहीं, वो उनकी ही सर्वर में स्टोर रहती है, आप बस देखते हैं। टेस्टिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेस्टिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अच्छा होता है। ये सेम वही इमेज के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की। एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डेटा वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। आप जो यूट्यूब में देखिए कि जो टीचर्स स्ट्रीम करते हैं आपकी क्लासेस लेने के लिए, वो आपके सिस्टम में क्लाउड में ही स्टोर होती है, क्लाउड से ही चलती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, टेस्टिंग डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, ये सब पढ़ा चुका हूँ, इमेज बना दी ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब भाई तुम क्लाउड कंप्यूटिंग समझ गए है क्या? ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने कभी व्हाट्सएप यूज किया है? ये व्हाट्सएप, और ये रहा आपका इंस्टाग्राम, समझ लो, ठीक है। आपका व्हाट्सएप यहाँ पे है, आपके नंबर से आपने एक दूसरे जगह चक्कर मोबाइल हो गया, आपने दोबारा व्हाट्सएप लॉग इन किया, आपको जो व्हाट्सएप की चैट, उसका बैकअप नहीं होता है, बैकअप नहीं होता है, तो चैट्स वैट सब क्लियर हो जाती हैं, आपको हर बार क्लियर नहीं होता। आपने फिर से तीसरे मोबाइल पे लॉग इन किया तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरी चैट में नहीं मिलेंगी। चौथे पे क्लिक किया तो नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो व्हाट्सएप की चैट होती है वो आपकी लोकल में स्टोरेज होती है, लोकल डिवाइस जो होगा उसी में स्टोरेज होती है। लेकिन आज इंस्टाग्राम होता है, इसको आप दुनिया के किसी कोने में किसी भी डिवाइस पर लॉग कीजिए, आपको पूरा का पूरा सेम डाटा एज इट इज मिलेगा, क्योंकि ये क्लाउड में सर जो इंस्टाग्राम का सर्वर होने क्लाउड उनमें स्टोरेज रहता है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये समझ आ होगा अच्छे से आपको। अब समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक हो गया भाई ये? कॉस्ट सेविंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने और मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए भाई, कॉस्ट सेविंग इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने और मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भाई जैसे कि आप कोई स्टोर अपना कुछ स्टोर करने के लिए आपने जैसे कि गूगल ड्राइव का सब्सक्रिप्शन ले लिया प्रीमियम वाला, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी ना पूरा ऐप चाहिए होगा, आपको ऐप की कॉस्ट देंगे नहीं, आपको जितना यूज करना है आप वही देंगे, आपको ना हार्डवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है। वो सब वही प्रोवाइडर मेंटेन करते हैं, बस यूज कीजिए और उनका जो पैसा हो वो पैसा दीजिए। यूजर केवल इतने रिसोर्स के लिए पे करता है, इतना वो पे करता है, मैंने बताया। स्केलेबिलिटी, बिजनेस की जरूरत के अनुसार रिसोर्स को आसानी से स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। आपका छोटा बिजनेस था, आपने छोटा प्रीमियम लिया, आपने जो डाटा बिजनेस का स्टोर करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो कर गया, तो ये थोड़ी होना होगा कि प्रोवाइडर कहेगा नहीं भाई आपने जितना लिया उतना ही बोला। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आपने थोड़ी सा लिया अब बिजनेस बड़ा हो गया, अब और ज्यादा एक्सेस ले सकते हैं उस चीज का। इसमें कैपेसिटी की समस्या नहीं होती है, ठीक है। इंक्रीज एजिलिटी दे दिया बचेगा। क्लाउड की सहायता से नई एप्लीकेशन और सर्विस को जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हम ये इसलिए क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्लाउड की आवश्यकता क्यों है, इसलिए है, सारे पॉइंट इसीलिए है, ठीक है। क्लाउड की सहायता से नई एप्लीकेशन और सर्विस को जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें डेटा सुरक्षित और उपलब्ध रहता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। ये बहुत जरूरी भी होता है कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए, कि भाई देखिए जो हमारा डेटा है आपकी सर्वर पे है, वो तो भाई सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, सिक्योर होना ही चाहिए। डिजास्टर रिकवरी, कभी कभार क्या होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिससे जो आपके डेटा था सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है हमारे ईरान का और अमेरिका का, ये लोग एक दूसरे के डेटा सेंटर टारगेट कर रहे हैं। तो क्या वो अगर इसमें किसी का डेटा सेंटर टारगेट उड़ा दिया, तो क्या मतलब पूरा जो फेसबुक जैसे कि इंस्टाग्राम किसी का डेटा उड़ा दिया किसी भी कंपनी का, क्या पूरा चला गया? नहीं, ये लोग डिजास्टर रिकवरी के लिए बैकअप प्लान रखते हैं, पूरा हमारा जो डाटा है बैकअप भी बना रहे, इसलिए इन लोगों तक ठीक रहता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक ही चीज एक ही जगह डाटा है और एक जगह वो प्रॉब्लम आ गई, किसी ने किसी हैकर ने कुछ कर दिया या हैकर ने वहां पे प्रॉब्लम कर दी, डेटा इरेज कर दिया, उनके पास बैकअप के लिए रखते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी कोई प्रॉब्लम आई तो रिकवरी की सर्विस भी देते हैं ये लोग।
इसमें डेटा सुरक्षित और उपलब्ध रहता है। फीचर कोलैबोरेशन, सहयोग में आसानी, क्लाउड बेस्ड डेटा और एप्लीकेशन को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे टीम कोलैबोरेशन आसान हो जाता है। ठीक है, ये पहले बताया था कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो सभी लोग अपनी अपनी जगह से काम कर सकते हैं। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्लाउड के माध्यम से एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। एआई जैसी जो टेक्नोलॉजी से क्लाउड के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाई आगे बढ़ पाई। क्लाउड कंप्यूटिंग इन वेरियस फील्ड, फोर्स, टेक्सटाइल रिसर्च, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑनलाइन सेल्स, कस्टमर डेटा एनालिसिस। नेट रिसर्च में कैसे काम आती है? लार्ज डाटा स्टोरेज, डिसीज एनालिसिस, रिसर्च कोलैबोरेशन। डिसीज एनालिसिस है सर्वर पे जो हमारा होगा, बहुत सारी जो डिसीजेस की सिम्टम्स, उनके बहुत सारी टेस्टिंग सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाएगा। जब हमें टेस्ट करना हो तो हम इनसे मैच कर लेंगे भाई इसकी डिसीज है कि नहीं है, यहाँ से मैच होता है। ठीक है, रिसर्च कोलैबोरेशन, वेदर डेटा एनालिसिस, स्मार्ट फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर में ये सब, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्स, डेटा स्टोरेज, बैकएंड सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, ई लर्निंग। ये तो पूरा क्लाउड पे ही रहता है। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर, डिजिटल स्टडी मटेरियल, जितना भी आप देखते हैं ना, टीचर जो होते हैं ऐप बना लेते हैं, जो ऐप में जो आप क्लासेस देखते हैं, नोट्स देखते हैं, वो सब क्लाउड में स्टोर रहती है। वहीं से ही आप अपने पासवर्ड डाल के, नंबर डाल के उनका यूज कर पाते हैं। ई पोलिंग, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट। क्लाउड सर्विस देने वाली कुछ वेबसाइट्स हैं, गूगल ड्राइव, इसमें कुछ शायद 3 GB तक आई थिंक फ्री मिलता है, उसके बाद आपको चार्ज करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सिस्टम में इंस्टॉल होती है। सिंक, ड्रॉपबॉक्स, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इनसे आप उनका आप प्रश्न लेते हैं, यूज करते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए। ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 1950 मेन फ्रेम एरा। इस समय कंप्यूटर बहुत बड़े और महंगे होते थे। ठीक है, हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो इसका विकास कहाँ से कहाँ तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, महंगे होते थे, इन्हें एक सेंट्रल लोकेशन पर रखा जाता था। कई यूजर्स एक ही कंप्यूटर को टर्मिनल के माध्यम से उपयोग करते थे। यह क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रारंभिक रूप था, जहां रिसोर्स सेंट्रलाइज्ड थे और रिमोटली एक्सेस किए जा सकते थे। यहाँ से जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की न्यू कह सकते हैं, हाँ समझा जा सका कि फ्यूचर में ऐसा कुछ बन सकता है और आज बना भी। 1960 टू 1970 वर्चुअलाइजेशन। इस अवधि में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी विकसित हुई। एक फिजिकल कंप्यूटर को वर्चुअल मशीन में विभाजित किया जाने लगा। इससे रिसोर्स यूटिलाइज बेहतर हुआ और क्लाउड की अवधारणा मजबूत हुई। 1960-70 में वर्चुअलाइजेशन आ गया था। फिजिकल कंप्यूटर के थे, इनको वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके इनको अच्छे से यूज किया जाने लगा था। 1980s 1990s इंटरनेट का उदय। इंटरनेट के आने से रिमोट एक्सेस संभव हुआ। डेटा और एप्लीकेशन को दूर से एक्सेस करना आसान हो गया। अब इंटरनेट आ गया तो और भी अच्छा हो गया। इंटरनेट के आने से रिमोट एक्सेस संभव हुआ, कहीं से भी यूज कर सकते थे। आपका जो डेटा सर्वर पे डेटा और एप्लीकेशन को दूर से एक्सेस करना आसान हो गया। फिर 1990s टू 2000 एएसपी मॉडल, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। इस समय एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स सामने आए। ये इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रदान करते थे। यह क्लाउड सर्विसेज का प्रारंभिक रूप माना जाता है। क्लाउड सर्विसेज का प्रारंभिक रूप वही माना जाता है। सॉफ्टवेयर और सर्विस यहाँ से प्रोवाइड होने लगी थी। मिड 2000 क्लाउड कंप्यूटिंग एरा। वेब 2.0 और हाई स्पीड इंटरनेट के कारण क्लाउड का विकास तेज हो गया। भाई इंटरनेट बहुत तेजी से आ गया, बहुत सारा डेटा भी आ चुका था इस टाइम तक। प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Amazon वेब सर्विस, Azure, GCP सामने आए। ये ऑन डिमांड सर्विस, मतलब ये ऑन डिमांड सर्विस स्टोरेज, कंप्यूटिंग, डेटाबेस प्रोवाइड करने लगे थे। यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवोल्यूशन इस टाइम पे चल रहा है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग लगातार विकसित हो रहा है। इसमें AI, ML, IoT जैसी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है। क्लाउड की क्षमता और उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। और फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड मॉडल्स। एक साथ कई क्लाउड प्रोवाइडर्स का उपयोग किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ईज कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, डेटा को उससे सोर्स के पास
प्रोसेस किया जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा इससे। AI एंड ML इंटीग्रेशन, मॉडल्स को आसानी से ट्रेन और डिप्लॉय किया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग इम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तेजी से सॉल्व किया जा सकेगा। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट भी होगी, डेटा प्रोटेक्शन के लिए एडवांस सिक्योरिटी टेक्निक्स विकसित होंगे। ठीक है, मुझे लगता है जो हमारा एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग को आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे प्री क्लाउड 1960 मेन फ्रेम टाइम, ये यहाँ का फाउंडेशन था। 8.8 क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जैसी चीजें आई। इंटरनेट जब आया ये उसका था अर्ली 2000, यहाँ से ई कॉमर्स, अर्ली पब्लिक क्लाउड्स, सेल्सफोर्स, अमेजोन, ये सब चीजें आई। ग्रोथ आई, एडॉप्शन आ, अभी ये सब अभी तक चीजें चल रही हैं। मैच्योरिटी एंड एक्सपेंशन, मॉडर्न लैंडस्केप, फ्यूचर। ठीक है, आपने समझ लिया कि जो हमारी हिस्ट्री क्या थी क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसके बाद पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एग्जाम में मतलब पूरा क्वेश्चन आता है उसमें ये दिया था। रिड्यूस कॉस्ट, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कम होता है। पे एज यू को मॉडल अपनाया जाता है। जो हमारा रिड्यूस कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाती है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में, जितना हम यूज करते हैं वही देना पड़ता है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्सेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये इसके जो हमें लाभ पड़ रहे हैं, एडवांटेज है। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, डेटा और एप्लीकेशंस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस और अपडेट क्लाउड प्रोवाइडर्स द्वारा दिए जाते हैं, हमें कोई चेंज करने की, हमें लीडर बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनहेंस सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी फीचर डेटा को सुरक्षित रखते हैं। डिजास्टर रिकवरी, डेटा मल्टीपल लोकेशन पर बैकअप रहता है, जिससे लॉस का खतरा कम रहता है। एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल्स और सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध होते हैं। रॉबस्ट एंड इलास्टिक सिस्टम, मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का सही और एफिशिएंट उपयोग होता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली होते हैं मतलब प्रोवाइडर्स द्वारा। क्विक डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन जल्दी डिप्लॉय की जा सकती है। ठीक है, हमने प्रोवाइडर से हमने उसको चार्ज दिया, हमने उसके जो एक्सेस लिया, उसके बाद हम एप्लीकेशन तुरंत डिप्लॉय करके और तुरंत चेक भी कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है। इको फ्रेंडली, एनर्जी कंजप्शन कम होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है पूरी तरह से। जैसे नहीं मतलब कुछ जैसे भी सर्वर्स होते हैं तो क्या होता है, सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। आपको जो एसी, जो एयर कंडीशनर होते हैं उनमें इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो पानी होता है ये पानी में रखते हैं तो पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। अमेरिका में कई जगह डेटा सेंटर्स थे, उन डेटा सेंटर थे उन जगह का तो भाई पानी खत्म होने लगा धीरे धीरे, इतने ज्यादा पानी लगता है इनको। डायनेमिक टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। बिजनेस फ्रेंडली, ग्रोथ और एफिशिएंसी में मदद करता है। इजी एक्सेस, कहीं से ही एक्सेस संभव है। इनोवेशन एंड रिसर्च, कई टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिड्यूस्ड कॉस्ट। आई थिंक ये दोबारा कॉपी हो गया है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ तुम पहले पढ़ चुके हो। स्केलेबिलिटी, ऑटोमेटेड इमेज, साथ कुछ नई चीजें हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं आसानी से। क्या है नया इसमें, डिजास्टर रिकवरी, जिसको मैंने बताया था बैकअप प्लानिंग का। एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। क्विक डेवलपमेंट, कंपैटिबिलिटी, डायनेमिक टेक्नोलॉजी, बिजनेस फ्रेंडली होते हैं। इजी एक्सेस, इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक, ये शायद दोबारा कॉपी हो गया था। मैं फिर बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक, ये सब अभी हमने पढ़ के आए हैं वहां से। रिड्यूस कॉस्ट, एक बार फिर से बता देता हूँ सिंपल शॉर्ट में। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, क्विक डेवलपमेंट, कंपैटिबिलिटी, eco-friendly, dynamic technology, business friendly, easy access, innovation and research, optimal resource utilization, access to latest technology, disaster recovery। ठीक है, अब देखते हैं अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कोई भी चीज होती है उसकी बेनिफिट्स होते हैं, भले ही थोड़े कम हों, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ खतरा भी होता है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट पर निर्भरता। क्लाउड पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर है। इंटरनेट फेलियर होने पर एक्सेस रुक जाते, कोई पूरी तरह से डिपेंड है इंटरनेट पर। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ चीज नहीं कर सकते। इस टाइम ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, तो इंटरनेट की जो वायर होती है वो समुद्र के नीचे से चल के आती है, ठीक है। तो ईरान कह रहा है ये युद्ध चलता रहा तो मैं क्या करूंगा, जो आप यहाँ से वायर वायर कट करके आधे जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड का क्या करूंगा, इंटरनेट बंद कर दूंगा। बंद हो गया तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई मतलब नहीं, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स अक्सर डाटा लीकेज होते रहते हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा लीक होते हैं, छोटी मोटी कंपनी के में थर्ड पार्टी सर्वर पर डाटा होने से डेटाबेस से खतरा होता है और कई बार लीक भी होते हैं। हिडन कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कभी लग सकता है, मतलब पहले से क्लियर होती है लेकिन कभी कभी लग जाता है, कुछ जरूरी नहीं कि लगेगा ही। डेटा ट्रांसफर, स्टोरेज सपोर्ट फीस लग सकती है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, सिस्टम को पूरी तरह कस्टमाइज करना संभव नहीं होता, देखिए आपको जो कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, लेकिन प्रोवाइडर्स करेंगे, हम आपको वही कस्टमाइजेशन दे सकते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो चीज हम कर ही पाए, ठीक है। वेंडर लॉकिंग, एक प्रोवाइडर से दूसरे में स्विच करना कठिन होता है। तुमने भाई एक दिन से कह दिया मैं तुम्हारे यहाँ डाटा स्टार्ट करूँ, कितना पैसा लोगे, इन्होंने कह दिया भाई 150 रुपया लेगा। हालांकि भाई दूसरा बंदा कह रहा है 100 रुपया ले, और अरे भाई मुझे तुम्हारे यहाँ डाटा स्टोर नहीं करना है, मुझे तुमसे सस्ते मिल गया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। इन्होंने क्या यूज किया है, कौन टेक्नोलॉजी से किस तरह से यूज की है, किस वे में स्टोर किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, मतलब हो जाता है, ये नहीं होता नहीं होता, कुछ डिफिकल्टीज आती है। कंप्लायंस इशू, डेटा रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होता है। हाँ, डेटा रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होता है, जो उनके रूल्स होते हैं। परफॉर्मेंस इशू, शेयर्ड रिसोर्स के कारण पीक टाइम पर परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। हाँ, कुछ रिसोर्स से कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाए। मैलिशियस अटैक, हैकिंग और मालवेयर का खतरा होता है। ये खतरा तो भाई मतलब सबको ही रहता है, लेकिन फिर लोग सिक्योरिटी के ऑप्शन भी रखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हमारी सिक्योरिटी फेल हो जाती है और हैकर्स हमारे अंदर जो सिस्टम होता है उसके अंदर अटैक कर सकते हैं। टेक्निकल इशू, सर्वर डाउन टाइम या फेलियर से सर्विस प्रभावित हो सकती है। आप जो रिजल्ट देते हैं ना कभी, वो जब रिजल्ट एक साथ आता है तो आप बहुत सारी जैसे फंस जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाता है इतना सारा, तो ये टेक्निकल इशू कह सकते हैं इसको। वल्नरेबिलिटी, इम्प्रॉपर सिक्योरिटी के कारण अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा। आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन उसमें कोई जगह वल्नरेबिलिटी है तो थर्ड पर्सन जो हैकर होगा वो उसका यूज करके उसके अंदर घुस जाएगा और जो आपके डेटा के साथ छेड़खानी करेगा। छेड़खानी ऐसी कर सकता है आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप डाटा खो भी सकते हैं, ठीक है। ये पूरा समझ आ रहा है। डिसएडवांटेज यहाँ आप देख सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट बंद खत्म। वेंडर लॉक इन, परफॉर्मेंस इशू, मैलिशियस अटैक, वही ये देखा जाता है अटैक कर रहा है डेटा के साथ। टेक्निकल इशू, वल्नरेबिलिटी, कंप्लायंस इशू, लिमिटेड कस्टमाइजेशन, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ आ गया। जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट में इतने ही टॉपिक थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप इनको आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।